अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। जो फर्स्ट वीडियो थी दैट वाज फ्रॉम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है कि हमारे पास कितने टाइप्स हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े और ये हमारे पास एमडी कैट सीरीज़ की थर्ड वीडियो है, दिस इज़ आइसोमेरिज्म। सो वो स्टूडेंट जो कि एफएससी इस वक्त कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है और जो पढ़ रहे हैं एमडी कैट के लिए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे दीज वुड बी फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल बोर्ड की बुक है, और केपीके की जो बुक्स हैं। ठीक है, इन तीनों का एक मिक्सचर है जहाँ से मैं आपके साथ लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स को शेयर करूँगा। सो आइसोमेरिज्म के अबाउट पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ इन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और कॉमनली इनको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। उसके अंदर जो आइसोमेरिज्म है ये इंपॉर्टेंट एक फीचर है। Two or more compound having the same molecular formula but different structural formulas and properties are said to be isomer and this phenomena is called isomerism। आपके पास कहता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इनको आप कहते हो दीज आर नोन एज आइसोमर्स। और ये जो पूरा फिनोमेना है ना, इस फिनोमेना को हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे हम जनरल एक एग्जांपल अगर पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ये हमारे पास है 4 कार्बन एटम। ठीक है, और बाकी हमारे पास इसके साथ क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह हमारे पास ये 3 कार्बन एटम है, इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर ये स्ट्रेट चेन है और एक क्या निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है। अब इन दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हो तो वो होगा C4 और H10 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी 4 कार्बन आपको नज़र आएंगे और 10 हाइड्रोजन नज़र आएंगे। इसमें भी क्या आपको नज़र आएगा, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन्स। लेकिन क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। ये लीनियर शेप में है, मतलब बिल्कुल लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पे क्या है, ब्रांच इसकी बनी हुई है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज कैटिनेशन। के कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। और ये जो फिनोमेना आप लोगों ने देखा, इसको आप क्या कहते हो, दिस इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। The structural formula of a compound shows the arrangement of atom and bonds present in it। अब अगर आप ये इस फार्मूला को देखते हो तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये हमें क्या बता रहा है, एटम के अरेंजमेंट और उनके बॉन्ड्स के अरेंजमेंट के बारे में बता रहा होता है। अभी अगर आप टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेनली इनको 2 क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल के अंदर हम जो आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग आइसोमेरिज्म। और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की जो कि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। अभी आगे क्या लिखता है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर इज़ ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन का आपको मैंने बता दिया, 4 कार्बन है तो इसको क्या कहते हो, दिस इज़ ब्यूटेन, C4 एंड H10। द अल्केन, मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म बिकॉज ईच एग्जिस्ट इन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म ओनली। अब अगर आपके पास MCQ आ जाता है कि विच वन ऑफ देम डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, एक आपके पास ऑप्शन हो मीथेन का, CH4 का, दूसरा आपके पास ऑप्शन हो ईथेन का, CH3 और CH3 का, तीसरा आपके पास ऑप्शन हो CH3, CH2 और CH3 का। ठीक है, तो ये तीनों क्या करते हैं, ये आइसोमेरिज्म नहीं शो करते क्योंकि इनका सिर्फ एक ही आइसोमर है, दूसरा आइसोमर नहीं बन सकता। लेकिन अगर कार्बन नंबर 3 से ग्रेटर होंगे, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6, 7, तो हमारे पास क्या होता है कि आइसोमर्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहे होते हैं।
तो इनके जो है ना कोई आइसोमर नहीं बनते, इनका एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला एग्जिस्ट करता है। If we study the structural formula of butane or other higher hydrocarbon, the alkane family, we will observe that it is possible to arrange the atom present in a molecule in more than one way to satisfy all the valencies। कहता है अगर हम अल्केन की फैमिली को स्टडी करते हैं, अल्केन क्या होता है, जहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था। कहता है कि जब हम प्रोपेन से आगे चलते हैं, मतलब ब्यूटेन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास कार्बन 4 होते हैं, फिर पेंटेन की तरफ जाएँ कार्बन 5 है, हेक्सेन की तरफ जाएँ 6 है, एंड सो ऑन। हायर हाइड्रोकार्बन की तरफ जब हम जाएंगे तो इनके नंबर ऑफ़ आइसोमर्स क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। और वहाँ पे सब एटम्स को, जितने कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उनको ऐसे अरेंज किया जाता है कि कार्बन की जो वैलेंसीज़ है वो सारी की सारी क्या हो, सेटिस्फाइड हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने एक ही बॉन्ड बनाना है, उसका डुबलेट हमने कंप्लीट करवाना होता है। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, एक कार्बन एटम, उसके वैलेंस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोगों ने 4 सिंगल बॉन्ड बनवाने होते हैं। अगर 4 सिंगल बॉन्ड इसके पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसीज क्या हैं, सेटिस्फाइड है। सो जब भी आइसोमर्स बनते हैं अल्केन्स के, तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड रहती है। This means that it is possible to have 2 or more different arrangement for the same molecular formula। कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव 2 डिफरेंट अरेंजमेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। कहता है अगर आप ब्यूटेन की बात करते हो तो ब्यूटेन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल होते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि ब्यूटेन में हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट चेन में, हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन के अंदर है, तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज़ एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास क्या है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है, और एक ये क्या है, दिस इज़ ब्रांच, इसको आप क्या कहते हो, ये ब्रांच। जिस तरह आपके पास दरख्त है उसमें से डिफरेंट टहनियाँ निकलती हैं, तो क्या कहते हो, इनको ब्रांचेस कहते हो। तो सेम इज़ द केस विद दिस वन। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ चेन, और इसको आप नोमेनक्लेचर में क्या पढ़ते हो, पेरेंट चेन। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन में है, और एक इसकी ब्रांच निकली है, और अगर एक ब्रांच निकलती तो उसके लिए वर्ड आप यूज़ करते हो आइसो, ISO। और ब्यूटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 कार्बन है इसके अंदर टोटल, और ANE एंड पे लगाया हुआ है, ताकि हमारे पास हम ये बता सके कि इनके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और ये दोनों कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू क्लास अल्केन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब ब्यूटेन के केस में आप देख रहे हो कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, 2 आइसोमर, एक आपके पास है एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। दिस फैक्ट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट देयर आर 2 कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कहते हैं जब हम इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं तो वहाँ पे ये एविडेंस दी गई है, ये कंफर्म किया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इनका सेम होता है, इसके 2 डिफरेंट आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों की जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। Isomerism is not only possible but common if the compound contain more than 3 कार्बन एटम, ठीक है। कहता है कि अगर आपके पास कार्बन 1 है जैसे मीथेन, कार्बन 2 है जैसे इथेन, कार्बन 3 प्रोपेन, तो यह ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास कार्बन 4 हो जाए, कार्बन 5 हो जाए, ये कहता है कॉमन नहीं है बल्कि एग्जिस्ट करते हैं इनके आइसोमर्स, ठीक है। जब आपके पास कार्बन नंबर 4 होगा, कार्बन नंबर 3 से आप ऊपर जाओगे तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके आइसोमर्स होते हैं। As the number of carbon atom in a hydrocarbon increases, the number of possible isomer increases very rapidly। कहता है अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, कार्बन नंबर 4 जाएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, तो उसके साथ उसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। द 5 कार्बन कंपाउंड पेंटेन है 6 आइसोमर। अब ये आपने याद रखना है कि जो ब्यूटेन है इसके सिर्फ 2 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पेंटेन है C5, उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल होते हैं, जो अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस टू 30, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर अमाउंट टू ओवर 4 बिलियन। अगर आपके पास कार्बन नंबर 30 तक पहुंच जाता है तो इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 4 बिलियन। और ये 4 बिलियन आइसोमर किस वजह से बनते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम।
तो ये अब तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आ जाता है कि कार्बन नंबर 30 से इंक्रीज़ होगा तो उसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो ये आपने रटा होना चाहिए कि 4 बिलियन आइसोमर तक इसके बन सकते हैं। और अगर कार्बन 5 आपसे पूछते हैं तो इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, कार्बन 4 के 2 होते हैं। इस तरह के MCQs जो हैं आपसे पूछते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। अब जो टाइप्स, अभी इससे पहले आपको टेबल मैंने दिखाया, इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फिर फर्दर टाइप्स होती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू हाइड्रोकार्बन ओनली, इनफैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव शोज द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कहते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते, मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करते, बल्कि इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारों की ये प्रॉपर्टी होती है, या इवन उनके डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे आपके पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ईथर्स हैं, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा पढ़ते हो, एसिटिक एसिड पढ़ते हो, और जनरल फार्मूला उसका होता है R C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो कहता है कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके डेरिवेटिव, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस वजह से अराइज होती है, किस वजह से होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर? ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम की जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। उस वजह से हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो अराइज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड इन 5 डिफरेंट वेज। तो अगर आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स कितनी हैं, तो इट हैव 5 डिफरेंट टाइप्स एंड दीज आर, द फर्स्ट वन हमारे पास है चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन डिफरेंस का क्या मतलब, एक आपके पास स्ट्रेट चेन है, दूसरे में स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच निकली हुई है, स्ट्रेट चेन है उसमें से 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द कार्बन चेन। फॉर एग्जांपल फॉर पेंटेन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब ये हमारे पास आइसोमर्स गिवन है किस चीज़ के, पेंटेन के, जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, C5 और H12 बनेगा। अल्केन है तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें क्या है, इसमें ये देखें, दिस इज़ अ स्ट्रेट चेन, सारे के सारे कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर है। तो आपको मैंने कहा था N फॉर नॉर्मल, तो दिस इज़ N पेंटेन। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है, ये एक इसकी क्या निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है, जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो, अदरवाइज इसको हम ब्रांच कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्ट्रेट चेन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं, ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। तो आपको मैंने क्या कहा, जब एक ब्रांच निकली होगी तो उसको आप आइसो कहते हो, जब 2 ब्रांच निकलती हैं उसको आप क्या कहते हो, नियो कहते हो। ये हैं सारे के सारे क्या, पेंटेन। पेंटेन क्यों बोल रही होती है, 5 कार्बन एटम है और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दे, पेंटेन बन जाएगा। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ चेन आइसोमेरिज्म। अब उसके साथ मैंने एक और जो दूसरी बुक है वहाँ से एक एग्जांपल पिक की है, जिसमें अगर हम लिखते हैं CH3 CH2 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 एंड OH, ये एक अल्कोहल बन गया। दूसरा अल्कोहल CH3 CH CH2 एंड OH, यहाँ पे आप इसको क्या लगा दो, CH3 अटैच कर दो। नाउ दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो चेन लेंथ, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, उसके एंड पे अल्कोहल लगा हुआ है, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो कि कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अल्कोहल्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट चेन है, एंड पे OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन एक इसकी क्या निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है। सो दिस इज़ आइसो, एक ब्रांच निकली हुई है, सो दिस वुड बी आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में है, तो दिस इज़ N ब्यूटाइल अल्कोहल। दीज टू आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं ये शो करते हैं। हिंस दीज टू आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ये जो N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है, दीज 3 आर द आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को आप क्या कहते हो, आइसोमेरिज्म। और कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 जो टाइप है दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन।
कहता है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं। जो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे कि जैसे अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे हैलोजेंस अटैच होते हैं जिसको आप एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपके पास OH है तो वो अल्कोहल्स होंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, एक साइड पे हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड्स होंगे, और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप है तो वो कीटोन्स होंगे। एक साइड पे अल्काइल है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड्स होंगे। तो डिफरेंट हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम। ठीक है, यहाँ पे कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो सेम होती है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ पे बाउंड हो रहा है उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। अब देखें, ये हमारे पास क्लोरीन, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3। आप इसको इस साइड से भी ले सकते हो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। आप इस साइड से अगर लेते हो, इस साइड से 1, 2 और ये 3, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप। जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है ना, उस कार्बन को आपने मिनिमम नंबर देना होता है, वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे क्लोरो जो है, क्लोरीन जो है, दिस इज़ एक्टिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्लोरीन एक्टिंग एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो क्लोरीन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है। यहाँ पे कौन सी पोजीशन के ऊपर है चेन पे, सेकंड के ऊपर। तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज़ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अटैच्ड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा m.f वो क्या होगा, सेम होगा, और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है s.f वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल जो है दैट इज़ फॉर ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या होता है, ENE, मतलब कि कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है, अल्कीन्स हमने क्या पढ़ा था, अल्कीन में डबल बॉन्ड क्या ऐड कर रहा होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह अल्काइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रिपल बॉन्ड क्या कर रहा होता है, फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों के अंदर कार्बन एटम सेम है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन जो अगर फ़र्क हमें नज़र आ रहा है तो वो कहाँ पे नज़र आ रहा है, वो इस डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर है तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ब्यूटीन। यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन के ऊपर है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज़ 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच्ड है कार्बन चेन में। सो दिस इज़ आल्सो इज़ एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हो डिफरेंट है। अभी इसी की एक और एग्जांपल दूसरी बुक से पढ़ते हैं, जिसमें से हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ दिस इज़ व्हाट, इसको अगर आप यहाँ पे लिख लेते हो, दिस इज़ नॉन एज 1 ब्यूटीन। हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटीन है। इसी तरह अगर हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, CH3 कर लेते हैं, यहाँ पे H कर लेते हैं, यहाँ पे CH3 कर लेते हैं और यहाँ पे H कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 2 ब्यूटीन। ये हमारे पास क्या है, 2 ब्यूटीन है। वजह, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। अगर आप इस साइड से करते हो तो ये गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस साइड से करना है, डबल बॉन्ड को आपने मिनिमम नंबर देना है। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4, ये नंबरिंग ठीक हो जाएगी। तो अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये 1 ब्यूटीन बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4, इसमें आप दोनों साइडों से नंबर दे सकते हो क्योंकि सेम है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास 2 ब्यूटीन है। अब अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हो तो वो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है दीज टू आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमेरिज्म है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो उनको आप क्या कहते हो, दीज शोज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। आपके पास 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6O, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखें, आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ाया था ROR, ठीक है,
दिस इज़ वर्ड, दिस इज़ ईथर फंक्शनल ग्रुप। ये जब आपको नज़र आएगा सो आपको समझ आ जाना चाहिए कि दिस इज़ ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये आर क्या है, दिस इज़ अल्काइल ग्रुप, दिस इज़ आल्सो एन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे अगर आपको नज़र आए CH3O और CH3, जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डाई मिथाइल ईथर, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर। अब इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा दैट इज़ C2H6O। इसको अगर आप देखो CH3 CH2 और OH, ये हमारे पास OH ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किन मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अल्कोहल्स में। सो दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज इथाइल अल्कोहल। ये जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कोहल का, ROH। तो R क्या हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ इथाइल ग्रुप, सो इसलिए इसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। सो इसका मतलब है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका क्या है, डिफरेंट है। सो इसलिए इनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, जो हमारे पास इससे पहले फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पोजीशन पढ़ा। तो पोजीशन के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल भी थी, मैंने अपने पास नोट्स में बनाई थी लेकिन मैं भूल गया आपके साथ शेयर करना। ये हमारे पास है टॉल्वीन, क्लोरीन को आप इधर अटैच कर दो, या आपके पास ये क्या है, टॉल्वीन है, क्लोरीन को आप इधर अटैच कर दो, या आपके पास ये टॉल्वीन मॉलिक्यूल है और इसमें क्लोरीन जो है इसको आप इस पोजीशन पे आके अटैच कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज़ डिफरेंट। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोटोल्वीन सॉरी। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, मेटा के ऊपर, सेम हो जाएगा मेटा क्लोरोटोल्वीन। और ये हमारे पास क्या है, पैरा के ऊपर लगा हुआ है क्लोरीन, तो हमारे पास हो जाएगा पैरा क्लोरोटोल्वीन। एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्लोरोटोल्वीन, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरोटोल्वीन। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है। सो इसलिए हमारे पास दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सो अब इसकी तरफ वापस आ जाते हैं, जो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का आपको जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अटैच्ड होता है और उनकी अटैचमेंट जो है वो सिर्फ डिफरेंट नहीं होती बल्कि फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ईथर ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल्स ग्रुप है। इसके साथ साथ आप एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको, जो कि आप पंजाब की बुक में तो नहीं है, दूसरी बुक से मैंने पिक की है। अगर हमारे पास है CH3 CH2 NH CH2 CH3, अब ये हमारे पास क्या है, सॉरी नॉट दिस वन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे का मैंने बता दिया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते हैं C3H6O, C3H6O। अब यहाँ से अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और दूसरा अगर हम इसका आइसोमर लिखते हैं तो वो कुछ यूँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब अगर आप इसमें से देखो तो दोनों के अंदर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज़ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, दिस इज़ प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स। और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे अगर R ग्रुप्स अटैच्ड हैं, देखें अगर हमारे पास ये हो R C डबल बॉन्ड OH या H C डबल बॉन्ड H, तो ये आपके पास क्या है, दीज बोथ आर द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड्स, जो हम लोगों ने पढ़े थे किधर, फंक्शनल ग्रुप्स में। लेकिन अगर आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी R अटैच्ड है, यहाँ पे R अटैच्ड है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे डैश लगा देते हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कीटोन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो उस वजह से इनकी क्लासेस टोटली क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो ये अल्कोहल बन गया और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हो इनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं उनके अंदर वो सेम होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम या उनकी पूरी की पूरी क्लास क्या हो जाती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे एल्डिहाइडिक क्लास है और हमारे पास क्या है, कीटोनिक इन नेचर है। तो इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो ये प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेन में से ई ड्रॉप कर दो, AL लगा दो, प्रोपेनल बन जाएगा। और इसी तरह प्रोपेन में से ई ड्रॉप कर दो,
ONE लगा दो, प्रोपोनोन बन जाएगा। कीटोन्स में हम ONE लगाते हैं, एल्डिहाइड्स में AL लगाते हैं, अल्कोहल्स में OL लगाते हैं। तो ये डिफरेंट है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज़ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं? 2। यहाँ पे कितने अटैच्ड हैं? 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन। इस साइड पे 1 कार्बन एटम अटैच्ड है, इस साइड पे हमारे पास क्या है? 3 कार्बन एटम अटैच्ड है। तो अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हो तो दोनों का सेम होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखते हो तो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंस किस तरह आ रही है कि एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप जो है ईथर का, एक साइड पे दोनों पे एक में दोनों की साइड दोनों पे सेम कार्बन एटम अटैच है दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप के। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम कार्बन एटम अटैच्ड हैं अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे में क्या है? डिफरेंट अटैच्ड है। सो दिस इज़ नोन एज वर्ड, दिस इज़ नोन एज मेटामेरिज्म। और यहाँ पे एग्जांपल जो आपको दे रहा है, दिस इज़ डाई एथाइल ईथर। मेरे पास क्या है? डाई एथाइल ईथर। यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप। और ये हमारे पास क्या है? एन मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ये मिथाइल ग्रुप है और ये स्ट्रेट चेन के अंदर प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसलिए एन प्रोपाइल लिख दिया और साथ में ईथर। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने बताया, फॉर अ कीटोनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O द फॉलोइंग 2 मेटामर्स आर पॉसिबल। अब ये हमारे पास क्या है? दिस इज कीटोन। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अगर R ग्रुप अटैच्ड हो, R C डबल बॉन्ड OR, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर कीटोन्स। अब ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम अटैच्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम मौजूद है। यहाँ पे क्या है? दिस इज अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इस साइड पे 1 कार्बन एटम अटैच्ड है। अगर आप इसको इस साइड पे देखते हो, यहाँ पे कितने हैं? 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है। सो दीज 2 आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। और दूसरा इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, शायद आपको पता भी होगा। अगर हमारे पास इस तरह के कीटोन आ जाता है, सो दिस इज़ नॉन एज अनसिमेट्रिकल कीटोन। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नॉन एज सिमेट्रिकल कीटोन्स। अच्छा, अब इसके साथ हम एक और बुक वाली एग्जांपल लिख लेते हैं, जो मैं ऊपर लिख रहा था लेकिन वो गलत हो गया था, मैंने छोड़ दिया था। वो मैं एक्चुअली ये वाला लिख रहा था, CH3 CH2 NH CH2 and CH3, then CH3 CH2 CH2 NH and CH3। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें, सो दिस इज़ मिथाइल प्रोपाइल एमाइन। और ये हमारे पास क्या होगा? डाई इथाइल एमाइन। अब ये NH ग्रुप लगा हुआ है, NH ग्रुप, ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज़ एमाइन फंक्शनल ग्रुप। और इनको आप क्या कहते हो? दीज कंपाउंड्स आर नोन एज एमाइंस। ठीक है। एक हमारे पास होता है इमीन्स, जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम शिफ्ट बेसिस भी कहते हैं। ये हमारे पास होता है इमीन, IMINE, ये हमारे पास एमाइन है। एनीवेज, एमाइन फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे अगर आप देखो तो 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। सो दिस इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या है? एमाइन फंक्शनल ग्रुप है। इस साइड पे 1 कार्बन है, इस साइड पे 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये हमारे पास क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ये भी हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एमाइंस भी हम इनको कैटेगराइज करते हैं। और दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिज्म। अच्छा, जो ऊपर था कौन सा था? फंक्शनल ग्रुप वाला। तो फंक्शनल ग्रुप में आप अपने पास एक और एग्जांपल भी नोट कर लें, ठीक है। आप चूँकि MD-CAT के स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, या अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं ना, सो आप देखेंगे कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, दैट इज़, यहाँ पे लिख लेते हैं, C3H6 एंड O2। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दीज 2 कंपाउंड। लेकिन ये जो आपके पास ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, आपको मैंने क्या बताया था? R C डबल बॉन्ड
OH अगर है या R COOH, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप फॉर व्हाट, दिस इज़ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 3 कार्बन है, सो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन हमारे पास अगर ये इस तरह हो जाए R C डबल बॉन्ड O और ये R, ये हमारे पास जो ग्रुप है दिस इज़ ईस्टर। एक होता है ईथर ROR, दिस इज़ ईथर, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख सकते हो कि ये C डबल बॉन्ड O ये है, यहाँ पे R और यहाँ पे R, तो ये हमारे पास जो क्लास से बिलोंग करता है दैट इज़ ईस्टर, और इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम क्या है, सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। सो ये मिस हो गया था, सो आई थॉट आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 और टाइप नंबर 5 दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है, जनरल स्ट्रक्चर है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े हुए हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ अमाइनो एसिड, ये हमारे पास जो ग्रुप है दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दिस इज़ NH2 ग्रुप जो अभी आपको पढ़ाया एमाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या है कि हमें पता है कि ये जो NH2 है इसके ऊपर होता है यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O और H। इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे NH2 को अगर हम ऐसे लिख लें तो लिख सकते हैं यहाँ पे H और दूसरी साइड पे R। होता ये है कि ये लॉन पेयर क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर लेता है, लॉन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नज़र आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर आ जाती है। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा इसका जो फॉर्म बनता है जो इसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है दैट इज़ RC, ये C डबल बॉन्ड O के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो NH2 है इसके पास पहले यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, एक यहाँ से निकाल लिया उसने कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये बन जाएगा NH3। इसने अब 4 बॉन्ड बना लेंगे, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, जिस तरह आप इमोनियम आयन में पढ़ते हो। सो ये हमारे पास क्या है कि प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन था वो मूव कर गया इधर। सो एक प्रोटॉन है उसको अपनी जगह पे आराम नहीं आ रहा, इसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो टर्म फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर लिखी हुई है कि ये जो प्रोटॉन होता है ये शिफ्ट हो जाता है इधर विद इन अ मॉलिक्यूल। सो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर इन द सेम मॉलिक्यूल या विद इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज टॉटोमेरिज्म। और ये प्रोटीन्स के अंदर ये अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स, और ये जब मिलते हैं बहुत सारे तो इससे हमारे पास पॉलीमर बनता है दैट इज़ प्रोटीन्स। जिस तरह ईंटें हैं, छोटी छोटी ईंटें मोनोमर्स हैं, इन सबको मिला दें तो बड़ी सी दीवार उसे बन जाती है, तो दीवार क्या होगी, दैट वुड बी पॉलीमर। सो दिस इज़ नोन एज ज्विटर आयन। इसको क्या कहते हो, ज्विटर आयन। इसमें क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको आयन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल्स शेयर करना चाहता हूं जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोगों ने कीटो और इनोल फॉर्म का सुना होगा। अगर हमारे पास ये है ग्रुप, ठीक है, ये कीटो ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो हम ये वैसे लगा लेते हैं। अब होता ये है कि जो पाई बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड है इसमें से, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है। वो क्या करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जैसे ही हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, ठीक है, और H नेगेटिव की फॉर्म में चला जाता है, H नेगेटिव की फॉर्म में, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में निकल जाता है, और ये हाइड्राइड आयन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से अटैक कर लेता है। अब ये निकलेगा क्यों, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर हम ये वाला बॉन्ड भी इसके साथ लगा लेते हैं तो ये 5 बॉन्ड बना लेगा। 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। तो होता ये है कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रह जाएगा, ऑक्सीजन के, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा,
ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कीटो फॉर्म, और ये हमारे पास क्या है, इनोल फॉर्म। OH ग्रुप यहाँ पे आ गया है तो इसको इनोल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, पाई बॉन्ड की वजह से प्रोटॉन जो है वो विद इन अ मॉलिक्यूल शिफ्ट हो गए। इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। सो इनको भी हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे पास है CH3, बरादर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ओपन करके ताकि आपको इसको अच्छे से समझ आ जाए। CH3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और ये H। अब स्टूडेंट्स इसमें से क्या होता है, इसमें टॉटोमेरिज्म हम कैसे शो कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन ने फिर 5 बॉन्ड बना देने हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है इलेक्ट्रॉन लेके। तो सेकंड जो आइसोमर बनेगा उसको यहाँ पे हाइड्राइड आयन मिलेगा, और हाइड्राइड आयन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर लेता है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ बन जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करें H के साथ यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पे H, तो हम लिख लेते हैं। यहाँ से पाई बॉन्ड इधर आ गया तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है तो हमने कार्बन लिखा, हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लिखा। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, एक तो रहता है सिग्मा बॉन्ड तो हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन। यहाँ से हाइड्राइड अटैच होगा तो OH बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक और फॉर्म जिसको हम क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। दिस इज़ कीटो फॉर्म और उसको इनोल फॉर्म कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, दिस इज़ एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड की क्लास का बिलोंग करता है ये। और ये हमारे पास बन गया है विनाइल अल्कोहल, दिस इज़ विनाइल अल्कोहल। और टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि विनाइल उसको कहते हैं कि जब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाए, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल बनेगा। सो दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वर्ड टॉटोमेरिज्म। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देता हूँ आपको कि जिसमें हमारे पास है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके साथ यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम CH3 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, और शिफ्टिंग ऑफ व्हाट, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे हम पहले तो इसका कलर चेंज कर लें। अगर ये पाई बॉन्ड इधर आता है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, 5 बॉन्ड पूरी नहीं हो सकते, बना नहीं सकता कार्बन, तो ये हाइड्राइड आयन यहाँ से निकल जाता है H नेगेटिव की फॉर्म में। ये H इधर अटैक कर लेता है तो हमारे पास दूसरा जो इसका फॉर्म बनेगा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वो इस तरह हो जाएगा। इसको क्लोज कर लें, CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के ऊपर अटैक कौन करेगा, हाइड्राइड आयन, तो ये OH बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है तो हम लिख लेते हैं, बाकी दिस ग्रुप वुड रिमेन अटैक्ड, तो ये इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। मैंने बोला इंटैक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई चेंजेस ना आए। सो अगेन ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कीटो फॉर्म, और ये हमारे पास क्या है, इनोल फॉर्म है। ये सारी एग्जांपल्स आपको मैंने दी हैं। इनमें क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन जो है विद इन अ मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहा है, एंड दिस इज़ नोन एज टॉटोमेरिज्म, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो हम लोगों ने पढ़ ली है। अब जो दूसरी आइसोमेरिज्म है दैट इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या उसको हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब ये जो सिस ट्रांस आइसोमर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये क्या होते हैं, 2 कार्बन एटम जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन अबाउट इट। कहता है आपके पास 2 कार्बन एटम है, आपने उसको सिंगल बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ बाउंड किया हुआ है, अगर आप उसको रोटेट करते हो तो आप इजीली उसको रोटेट कर सकते हो। जैसे आप यूँ करो कि अपनी 2 फिंगर्स के बीच में अपने पेन को पकड़ो और रोटेट करने की कोशिश करो कि वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी रोटेटेड। However, when 2 carbon atom are joined by a double bond, they cannot rotate freely. अब आप यूँ करो कि 2 पेंसिल ले लो और अपनी फिंगर्स के अंदर उसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे एक फिंगर, यहाँ पे दूसरा फिंगर, और उसको रोटेट करने की कोशिश करो। क्या आप रोटेट कर सकते हो? सो वो रोटेट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रोटेट होगा भी तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2
बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन बिटवीन कार्बन एटम्स, तो वहाँ पे फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। फेडरल बोर्ड की बुक इसको ऐसे लिखती है कि आपके पास एक टेबल है, आपने उसके ऊपर एक पट्टी जो है वो एक कील के ऊपर लगा दी। अब आप अगर इसको घुमाना चाहें तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन अगर आप क्या कर लो, इसके ऊपर आपने दूसरी कील भी ठोक दी है, अब क्या होगा, ये बिल्कुल पक्की हो जाएगी, आप इसको रोटेट नहीं कर सकोगे। अगर रोटेट करने की कोशिश करोगे तो पट्टी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सो हमारे पास जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वो रिजल्ट होती है व्हेन देयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड। As a result, the relative position of the various groups attached to these carbon atom get fixed and give rise to cis trans isomer। अब जब वहाँ पे रोटेशन नहीं होती है तो जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं उनकी फिक्स्ड पोजीशन बन जाती है, और उस वजह से हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो जनरेट होते हैं। Such compound which possesses the same structural formula but differ with respect to the position of the identical groups in space are called cis trans isomer। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस की, 3 डायमेंशनल रोटेशन की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल डायरेक्शंस की बात करते हैं, 3D डायरेक्शन, ठीक है। तो हम स्पेस में हम जब इनको स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होते हैं ना वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इससे हमारे पास जो एराइज होता है दैट इज सिस ट्रांस आइसोमर, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज सिस ट्रांस आइसोमर, या इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम पढ़ते हैं तो फिर हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाती है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एट्स दैट द टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो यही है कि जब अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके साथ 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अब ये कार्बन एटम है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो एक दूसरे से क्या हैं, दीज आर डिफरेंट। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एक दूसरे से क्या हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये शर्त है। अगर आपके पास इस तरह हो जाए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, तो फिर इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आपके पास एक अच्छा MCQ बन सकता है कि जो ग्रुप एटम अटैच्ड होते हैं अलॉन्ग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सो दैट दे शुड बी ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आगे 2 ब्यूटीन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ये हमारे पास क्या है, 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड की वजह से ENE बन जाएगा। लेकिन जब स्पेस में हम इनको 3 डायमेंशनल देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे CH3 ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन बिलो है, ये बिलो है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप्स हैं सेम ग्रुप वो एक साइड पे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेम साइड पे हैं। तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं इनको आप क्या कहते हो, सिस आइसोमर। लेकिन अगर यही ग्रुप स्पेस के अंदर डिफरेंस अटैच होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, या देखें क्रॉस में अगर इस तरह अटैच्ड होते हैं तो फिर ये क्या होता है, दिस इज़ ट्रांस आइसोमर। जब कभी एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड पे अटैच्ड होते हैं सो दिस इज सिस आइसोमर, लेकिन अगर वो डिफरेंट साइड पे अटैच्ड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, दिस इज ट्रांस आइसोमर। सिमिलरली 2 पेंटीन एंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन आल्सो शो सिस आइसोमेरिज्म। ये कैसे शो करते हैं, दिस इज़ अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये H सेम साइड पे है, सो इसलिए हमारे पास इसको आप क्या कहते हो, सिस आइसोमर। यहाँ पे अगर आप देखो ये H ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है, ये इस तरह क्रॉस में मौजूद है, तो इसका मतलब है दिस इज़ ट्रांस आइसोमर। ये है क्या चीज़, मॉलिक्यूल, दोनों क्या हैं, 2 पेंटीन हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो एटम्स हैं उनके अरेंजमेंट स्पेस के अंदर क्या है, डिफरेंट है। अब आपको स्पेस की शायद समझ आ गई होगी कि स्पेस के अरेंजमेंट्स क्या होती हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, तो दिस इज़ सिस आइसोमर। लेकिन अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट साइड पे चले गए, ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे चले गए। यहाँ पे अगर आप देखो ये ऑपोजिट साइड पे चले गए, ये सेम साइड पे है, सो दिस इज़ आल्सो अ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे सेम साइड पे है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे चले गए,
हेलोजेंस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांस आइसोमर, ये सेम साइड पे है तो फिर ये सिस आइसोमर। और ये मॉलिक्यूल है कौन सा, दोनों 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन ही हैं, लेकिन इनके अरेंजमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंस है। इन द सिस फॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड, सेम साइड का मतलब एक ही साइड पे सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं ऑफ द डबल बॉन्ड, वेयर इज इन द ट्रांसफॉर्म द सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, जो आपको मैंने अभी बता दिया। सिस में सेम साइड पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं, ट्रांस में क्या होता है ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ द पाई बॉन्ड ब्रेक्स, कहता है कि रोटेशन तभी पॉसिबल होगी जब पाई बॉन्ड टूटेगा, जब तक पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं ये सारे के सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी जगह पे स्टैटिक रहते हैं, आप इनको हिला नहीं सकते। दिस ऑर्डिनरी कॉस्ट टू मच एनर्जी मेकिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, कहता है कि अगर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप बनती है ना, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं जो कि फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, दूसरी टाइप से इसकी। तो इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ रहता है, जैसे आप लोगों ने जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्होंने कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा हुआ है, उन्होंने एनेंशियोमर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने रेसेमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मेरी ओल्ड वीडियोस हैं, इतनी ज़्यादा ओल्ड तो नहीं है, लेकिन उसमें मुझसे गलती से क्या मतलब नॉइज़ रिमूव करने के लिए मैंने उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दिया था। लेकिन बिलीव मी वो हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियोज़। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो एग्जैक्टली वो भी इसी तरह की वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें यह है कि कुछ वीडियोज़ के एंड पे मैंने बैकग्राउंड में मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से लोगों को अच्छे नहीं लगे। लेकिन अगर आप वो देखना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लूँ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं बेशक आपके लिए दोबारा से रिपीट कर लूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट्स मेरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे।